जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ सोसाइटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं में इकाई 11 पी ब्लॉक के तत्व देखने वाले, जिसमें हम 1 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर से 1 अंक का ऑब्जेक्टिव और 5 अंक वाला एक प्रश्न आने वाला है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किस में उपस्थित है, यानी यहाँ पे 3 सेंटर होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन बंद होगा। तो इसमें से हमें बताना है इन कंपाउंड्स में से कि कौन सा वाला ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उपस्थित है। तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डाइबोरेन B2H6। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। तो आप देख सकते हैं इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है और यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये 2 बोरेन के बीच में होता है और इसे हम बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं या ब्रिज बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारे पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटर है बोरोन का, एक इस तरफ वाले बोरोन का, 2 हो गए सेंटर और एक सेंटर हुआ हमारा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 सेंटर हुए हमारे पास में। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बोरोन के पास, एक हाइड्रोजन के पास और इस बोरोन के पास में फिलहाल कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 सेंटर हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, और ठीक इसी तरह से नीचे भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में अब इस तरफ वाले बोरोन के पास कुछ नहीं है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इस बोरोन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ये 3 सेंटर हुए और 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इस वजह से इस बॉन्ड को भी हम क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इस तरह से डाइबोरेन जो होता है इसमें 2 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं यहाँ पे, 2। ठीक, तो आगे हमें इस प्रश्न को पूछा भी है कि डाइबोरेन में या B2H6 में कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बोरॉन परमाणु होता है इसमें इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें पता चलता है कि इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। और एक्साइटेड स्टेज में आने के बाद में S में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और P में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। देखिए जब ये बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है तो 2 हाइड्रोजन तो ये इस तरफ जोड़ लेगा और मान लीजिए कि 1 हाइड्रोजन ये जोड़ लिया, तो अब इसके पास में बॉन्ड बनाने की क्षमता खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इस हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है। तो ये किस तरह से होता है, बनाना बॉन्डिंग से होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये बोरोन भी क्या करता है, 2 हाइड्रोजन इधर के अटैच्ड हैं पहले से और 1 हाइड्रोजन ये वाला से पहले अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन के साथ में इससे हो जाएगा, लेकिन अब ये यहाँ पे जो जुड़ रहा है ये किससे जुड़ेगा, बनाना बॉन्डिंग से जुड़ेगा और यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं यहाँ पे जो कि 3 सेंटर को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या यहाँ पे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, B2H6। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है किसमें निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता। सबसे पहले आप निष्क्रिय युग्म प्रभाव को समझिए। देखिए जो भारी अधातुएं होती हैं उनमें S उपकक्ष में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात ये युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म क्या रहता है, उदासीन रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। और ऐसा किसमें होगा, भारी अधातुओं में, जिसमें S उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मौजूद। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय युग्म प्रभाव। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो थैलियम है ना, इसका परमाणु क्रमांक 81 होता है और ये इंडियम दिया हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक 49 होता है। और ये Pb यानी कि लेड दिया हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। और ये सभी क्या हैं, भारी अधातुएं हैं। तो इनमें क्या होगा, निष्क्रिय युग्म प्रभाव होगा और इनका जो S उपकक्ष होगा उसमें जो युग्म होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म, वो क्या होगा, निष्क्रिय होगा। ठीक है, तो उसे हम निष्क्रिय युग्म प्रभाव कहेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम, इसका तो परमाणु क्रमांक 13 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p1। तो यहाँ पे आप ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 3 13 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये एक्साइटेड स्टेज में आने के बाद ये जो S ब्लॉक है इसमें जो युग्म है, ये युग्म क्या होता है, P ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का चला जाता है P उपकोष में। ठीक है, तो यहाँ पे
एक S में और P में 2। अब ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से हो जाते हैं। तो ये इसमें निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता, बाकी इन तीनों में निष्क्रिय युग्म प्रभाव होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, डाइबोरेन में बोरान परमाणु का संकरण क्या होगा। तो देखिए डाइबोरेन की संरचना हमने प्रश्न 1 में अभी पढ़े थे, ये रहा डाइबोरेन B2H6 और इसकी संरचना ये रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसमें बोरान परमाणु का संकरण पूछा है, यानी कि हमें किसी भी एक बोरान परमाणु के बारे में बता देना है, एक ये या फिर ये। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो 3 सिग्मा बंध है ना, इसमें हम क्या करते हैं संकरण बताने के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक सिग्मा बंध ये हो गया, एक सिग्मा बंध ये और एक सिग्मा बंध ये वाला, और ये वाला आंशिक रूप से क्या है, ब्रिज बॉन्डिंग है, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, एक प्रकार से सिग्मा बंध मानेंगे। ठीक है, तो बोरोन के पास में हमारे पास में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी आ गई, 4। ठीक, और लोन पेयर कितने हैं इसके पास में, तो लोन पेयर तो इसके पास होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो गई, 0। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर कितना आया, 4। सिग्मा बंध और लोन पेयर का योग कितना आया हमारे पास में, 4। तो जब भी 4 संख्या आती तो ये कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, sp3 संकरण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी लुईस अम्ल प्रबलता अधिकतम है। तो आप यहाँ चारों ऑप्शंस को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं लुईस अम्ल जो प्रबलता होती है इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, जब भी कोई कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया होता है तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है, ठीक है, उस केंद्रीय परमाणु में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, लुईस अम्ल है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे सभी ऑप्शंस में बोरॉन दिया हुआ है, यहाँ पे ये बोरॉन है ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1 और इसमें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। और ये एक्साइटेड स्टेज में आने के बाद में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना लेता है और 3 बंध से जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन 3 बंध से जुड़ता है, इस प्रकार से इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ अभी भी टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो हम केंद्रीय परमाणु से यहाँ तो ये नहीं बता सकते कि कौन सा अम्ल जो है ये लुईस अम्ल जो है प्रबल होगा, तो हम उसमें देखेंगे जो बाह्यतम और दूसरे जो परमाणु हैं वो क्या क्या चीज़ हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो आप यहाँ जानते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनका परमाणु क्रमांक होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर इनका आकार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब आकार बढ़ता जा रहा है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाएगी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी वही हमारा लुईस अम्ल प्रबल होगा। ठीक है, वो वाला अम्ल जो होगा हमारा वो प्रबल होगा। ठीक है, तो लुईस अम्ल आप याद रखेंगे, आप लुईस अम्ल किसे कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखने वाला या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने वाला जो अम्ल होगा वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जितने भी हैं सभी के सभी लुईस अम्ल हैं, लेकिन प्रबल सबसे ज्यादा कौन सा होगा हमारा, Bi3 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे I3 जो है इसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, आयोडीन जो है इसका आकार सबसे बड़ा है और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ताप के वृहद परास में द्रव अवस्था में रहने वाला वह तत्व जिसका उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जा सकता है कौन सा है। तो आप जानते हैं वह क्या है, गैलियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा लुईस अम्ल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी ये जो कंपाउंड्स दिख रहे हैं ना, इनमें इन पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि इनका अष्टक कंप्लीट होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन सा परमाणु करता है, वो जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो Al है ना, AlCl3 है, आप देखते हैं जानते हैं ये जो केंद्रीय परमाणु है अपना एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कुछ इस तरह से आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ठीक है, एक्साइटेड स्टेज में आने के बाद में ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे p कक्षक में भी एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। ठीक है, तो यहाँ पे Al के एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ एक Cl का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक Cl का इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ एक Cl का इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से ये जुड़ जाते हैं 3 Cl आकर के यहाँ पे। ठीक है, अब ये कंपाउंड बन गया, लेकिन अभी भी इसके पास में देखिए इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन थे।
और एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या है इसके अष्टक में, तो अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये लोन पेयर ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। तो हमारा AlCl3 जो होगा ये लुईस अम्ल कहलाएगा। बाकी के जो कंपाउंड्स हैं ये लुईस अम्ल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में ड्राई कोल्ड होता है। तो ड्राई कोल्ड क्या होता है? ठोस CO2, इसे आप शुष्क बर्फ भी कह सकते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ या ड्राई कोल्ड कहेंगे इसे। ये क्या होता है? ठोस CO2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कार्बोजन। तो आप यहाँ देखिए कार्बोजन किस 2 शब्दों से मिलकर के बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का जन है और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे इन 2 शब्द से मिलकर के कार्बोजन बनता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, CO2 + O2। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको सम्मिलित रूप से हम कार्बोजन कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? तो देखिए आप जानते हैं बोरेक्स जो होता है ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर के बनता है बोरेक्स, है ना। और आप ये जानते हैं जब भी प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल क्रिया करते हैं तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बोरिक अम्ल के बहुलिकीय होने का कारण क्या है? तो देखिए बोरिक अम्ल जो होता है H3BO3, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है और इसमें होता है हाइड्रोजन बंध, है ना। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से इसमें क्या होता है हमारा, हम इसे क्या कह सकते हैं? बहुलिकीय कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण ही ये क्या है? बोरिक अम्ल क्या कहलाता है? बहुलिकीय कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पे सही जोड़ी दी हुई है, इसमें हमें मिलाना है। तो पहला है हमारे पास में ठोस CO2। तो ठोस CO2 क्या होता है? शुष्क बर्फ। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। ठीक है, इसका आंसर आएगा शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है हमारे पास में पीला यौगिक जो टालुइन में विलेय होकर बैंगनी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा बताना है? पीला यौगिक बताना है जो कि टालुइन में विलेय होकर बैंगनी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ग्रेफाइट प्लस फुलेरिन से बना पदार्थ ऐसा पीला यौगिक है जो कि टालुइन में विलेय होकर बैंगनी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सेकेंड का। और नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाला क्या है? हमारा बंकमिंस्टर फुलेरिन, जिसे हम कार्बन 16 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होता है बंकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक, नेक्स्ट है विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध हमारे बोरॉन और सिलिकॉन दर्शाते हैं। ठीक है, और अपेक्षाकृत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 और +4 किसकी होती है? Pb और Sn की। ठीक है, Pb की +2 और Sn की +4। तो इस तरह से ये सही जोड़ी सही मिलाकर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सही जोड़ी दी हुई है हमें PbO। देखिए पहला क्या है? PbO। तो PbO या आप इसे क्या कहते हैं? लिथार्ज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पहले का लिथार्ज। ठीक है, PbO को हम क्या कहते हैं? लिथार्ज कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धचालक। तो अर्धचालक आप लोग सिलिकॉन को कह सकते हैं। और विद्युत का चालक या सुचालक बोलें तो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और अकार्बनिक बहुलक बोलेंगे तो इसमें फिर से क्या आएगा? सिलिकॉन। और सर्वाधिक कठोर क्या होता है? तो ये हमारा होता है हीरा। ठीक है, सर्वाधिक कठोर क्या चीज है? हीरा। ठीक, तो इस तरह से ये सही जोड़ी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सही जोड़ी है हमारे पास में अधिकतम कैटिनेशन। तो अधिकतम कैटिनेशन में क्या जाएगा हमारे पास में? कार्बन। अक्रिय युग्म प्रभाव कौन सा दिखाता है हमारे पास? Pb। और फुलेरिन क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, फुलेरिन क्या है? कार्बन का अपर रूप। और लैंप ब्लैक हम किसे कहते हैं? कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप को। और सिलिकॉन हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से सभी सही जोड़ी और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके सॉल्व होते हैं। पी ब्लॉक के अगले वीडियो में हम देखेंगे 5 अंक वाले प्रश्नों को और इनके सभी सॉल्यूशंस आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो आप निश्चिंत रहें और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।